सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। ये पहला प्रवासी भारतीय दिवस है कि जिसमें मैं मौजूद नहीं हूं और मैं खुद मिस कर रहा हूं। जस्टिस इब्राहिम जी मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये मुझे खुद को महसूस हो रहा है कि मैं कुछ लूज कर रहा हूं, कुछ गंवा रहा हूं। लेकिन जैसे हमारे अरविंद अग्रवाल जी ने आपको बताया कि हम 2 हफ्ते के पहले चुनाव में व्यस्त थे, कोड ऑफ कंडक्ट का छाया था और उसके बीच सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल था। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वाइब्रेंट समिट में कोई डिले हो, इसलिए चुनाव समाप्त होने के बीच में सिर्फ 10 दिन होने के बावजूद भी हमने वाइब्रेंट समिट को पर बल दिया। और इस बार गुजरात का जो वाइब्रेंट समिट हो रहा है उसका एग्जीबिशन का उद्घाटन हमने कल 8 तारीख को किया था और 11, 12, 13 ऑफिशियल जब वाइब्रेंट समिट होगा, 125 से अधिक इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार हो रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि कितना आयोजन होगा। आज सुबह एक कार्यक्रम था जिसको मैं छोड़ नहीं पाया। करीब दुनिया के देशों से 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, उनके साथ हमारा एक नॉलेज शेयरिंग का इवेंट था और बड़ा महत्वपूर्ण था। और वैसे भी इस वाइब्रेंट समिट में हमारा नॉलेज मुख्य थीम है और इसके कारण मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। लेकिन बहुत सारे जाने माने चेहरे मैं बराबर देख पा रहा हूँ। भाई अशोक मेरे सामने हैं, उधर सुधीर भाई दिख रहे हैं, तो सारे पुराने साथी मुझे यहाँ से फिर एक बार सबके दर्शन का मौका मिल गया है। मैं भारत सरकार के मंत्री आदरणीय व्याला रवि जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरी अनुपस्थिति के बावजूद भी वो गुजरात के इस कार्यक्रम में आए और गुजरात की काफ़ी उन्होंने तारीफ की, गुजरात को सराहा और उन्होंने सही बात बताई कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो पत्थर पे हाथ लगाते तो सोना बना देता है। तो ये उन्होंने गुजरात की बहुत ही तारीफ की है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और उन्होंने आकर के इस गुजरात के कार्यक्रम को जो अपनापन दिया है, इसके लिए मैं रवि जी का बहुत सविशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि राजनीति में चुनाव का हार जीत का बड़ा महत्व रहता है। हमारे देश में एक माना गया था कि भाई गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इट्स अ बैड पॉलिटिक्स। लोगों को लगता था नहीं भाई, उससे चुनाव जीता नहीं जाता है। लेकिन गुजरात ने बेड़ा उठाया और ये जो पॉपुलर मान्यता है, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया के कई देशों की मान्यता है। उस मान्यताओं से गुजरात के मतदाताओं ने अलग मत दिया। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस भी अच्छी पॉलिटिक्स हो सकती है, अच्छी राजनीति का हिस्सा बन सकता है। ये गुजरात के मतदाताओं ने सिद्ध कर दिया। बहुत कठिन होता है मित्रों विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना, लेकिन हमने वो साहस दिखाया और मुझे खुशी इस बात की है कि गुजरात की जनता ने विकास को प्राथमिकता दी। तत्कालीन लाभों से ऊपर उठ कर करके, भावात्मक मुद्दों से ऊपर उठ कर करके 21वीं सदी में अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो विकास एक ही रास्ता है। हमारी समस्याओं का समाधान करना है तो विकास एक ही रास्ता है।
और विकास का मतलब ये नहीं होता है कि रुपयों का ढेर होना। जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव, पहले से कुछ अच्छा, गरीब से गरीब की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज कैसे ला सकते हैं। और इन चीजों पर हम जितना बल देंगे उतना सामान्य मानवीय का विकास के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और आज मुझे इस बात का आनंद है कि पिछले 11 साल से गुजरात ने जिस विकास यात्रा को चलाया है, उस विकास यात्रा को जनता ने मोहर लगा दी है। और जब जनता जनार्दन मोहर लगाती है तब हमारी जिम्मेवारी और बढ़ती है, हमारा कमिटमेंट और बढ़ता है और हमारा मन करता है कि अगर जनता इतना भरोसा करती है तो हमें और ज़्यादा करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, जन सामान्य की भलाई के लिए करना चाहिए। हम उस दिशा में लगे हैं। मेरे आप सबसे प्रार्थना है कि आप कोची के इस कार्यक्रम से सीधे गुजरात की ओर आइए। बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जीबिशन। इस वाइब्रेंट समिट में कल ही उसका ओपनिंग हुआ है। सीइंग इज बिलीविंग। आप देखेंगे तो आपको अंदाज आएगा कि हम जिस गुजरात को आपने कभी पहले देखा तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और आप भी उसमें किस प्रकार से हिस्सेदार बन सकते हो। और मैं चाहूँगा कि गुजरात का जो कुछ भी विकास हुआ है उसके हकदार आप भी हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप गुजराती हैं तभी हकदार हैं। हिंदुस्तान का कोई भी लाल मेरे गुजरात के विकास का हकदार है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नागरिक क्यों न हो, उसका गुजरात पर उतना ही अधिकार है जितना कि नरेंद्र मोदी का अधिकार है। और इसलिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि गुजरात में इस बार जब चुनाव चल रहा था, विश्व भर में फैले हुए सिर्फ गुजराती समाज नहीं, विश्व भर में फैले हुए सभी भारतीय बंधु भगिनी और ऐसे परिवार जिन्होंने कभी गुजरात देखा नहीं है, वो भी मुझे लगातार आशीर्वाद दे रहे थे, हौसला बुलंद कर रहे थे, चीजों की जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। और जहां भी जिनका परिचय था वो भी उनको बताते थे कि भले ही हम केरल में रहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि गुजरात में विकास की जीत होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आज इस मंच पर से पूरे विश्व भर में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों बहनों का जो मुझे समर्थन मिला है, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, गुजरात की सही बात पहुंचाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। और ये बात सही है कि पूरे विश्व में आज हिंदुस्तान सबसे युवा देश है। 65% नागरिक हिंदुस्तान के 35 साल से कम उम्र के हैं। जिस देश के पास इतना बड़ा युवा धन हो, इतनी बड़ी युवा शक्ति हो, वो देश छोटे सपने देखने गुनाह बन जाता है। हमें वो क्राइम नहीं करना है, हमें बहुत बड़े सपने देखने हैं। और हमें हमारे नई पीढ़ी को उन सपनों का मालिक बनाना है। वो सपने उनके बने ही हमने देखना है, और वे इन सपनों को साकार करने के लिए पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें, हम उनको अवसर दें, हम एनवायरनमेंट क्रिएट करें। कानूनी बदलाव की जरूरत हो तो कानूनी बदलाव की जरूरत करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस में चीजें बदलनी पड़े तो उसको बदले, प्रायोरिटी चेंज करनी है तो उसको हम करें। लेकिन सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ति करने में हमारी युवा पीढ़ी कैसे जुड़े, और गुजरात की यह प्राथमिकता है। हमारे गुजरात के युवा धन को राष्ट्र की विकास यात्रा की अग्रिम पंक्ति में हम रखना चाहते हैं। उसका सामर्थ्य, उसके सपने, उसकी ऊर्जा विकास की यात्रा में हम जोड़ना चाहते हैं।
भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान ने जो कुछ भी प्रगति की है, आज हमारा कृषि क्षेत्र देख लीजिए। हमारे कृषि क्षेत्र के विकास में मैं दावे से कहता हूं, हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के अंदर जो पशुपालन का काम हो रहा है, वो एक प्रकार से 100% महिलाओं के द्वारा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस वो चलाती है। अगर ये सामर्थ्य हमारी माताओं बहनों को है, तो हम पूरे विकास की यात्रा में उनको भागीदार क्यों न बनाएं? विमेन एम्पावरमेंट की ओर हम और अधिक प्रयास क्यों न करें? इस बार हमारा जो वाइब्रेंट समिट हुआ है, उसमें जो एग्जीबिशन लगा है, मित्रों, मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि पूरा पेविलियन महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के लगाया हुआ है। और मैं कल जब देखने गया तो मैं इतना प्रसन्न था कि हमारी माताएं बहनें कितना एडवेंचरस है, कितने साहसिक हैं, कितने लंबी सोच की हैं और किस प्रकार से वो योजनाओं को चलाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की विकास यात्रा में हमारी 50% जनसंख्या, हमारी माताएं बहनें, अगर उनकी शक्ति जुड़ जाएगी तो हम विकास को कितनी नई ऊंचाइयों को पार कर लेंगे। भाइयों बहनों, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, भारत में अगर हम प्लानिंग से चलें, हमारे संसाधनों का भरपूर उपयोग करें, हम आधुनिकता को स्वीकार करें, परंपरागत कृषि के साथ आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को हम जोड़ें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये अगर सूत्र लेकर के आगे बढ़े, तो मित्रों, भारत वो उर्वरा भूमि है। हमारा किसान, जिसको लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, उसके पहले हिंदुस्तान PL 480 गेहूं दुनिया से लाकर के हम अपने नागरिकों का पेट भरते थे। हमारे अमेरिका से लाल कलर के गेहूं लाने पड़ते थे और सरकार की सारी मशीनरी का एक काम होता था कि पोर्ट पर गेहूं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे तो डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, डिस्ट्रिक्ट तक, गांव तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पूरी सरकार की शक्ति उसमें लगती थी। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि स्थिति से बाहर आना चाहिए। उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, और यही मेरे हिंदुस्तान के किसानों ने इतना बड़ी मात्रा में अन्न उत्पादन किया, अन्न के भंडार भर दिए, और आज हिंदुस्तान को बाहर से अन्न मंगवाने की नौबत नहीं आती है। मित्रों, ये सामर्थ्य हमारे लोगों में है। अगर सही नेतृत्व मिले, सही व्यवस्थाएं मिले, तो परिवर्तन ला सकते हैं। क्या हम हिंदुस्तान के किसानों के मन में एक बात भर सकते हैं कि क्या हम दुनिया के गरीब देशों का पेट भरने का सामर्थ्य रख सकते हैं? दुनिया की आवश्यकता का अन्न उत्पादन हम कर सकते हैं? हम स्वयं ही विश्व का पेट भरने का सामर्थ्य लेकर के हमारे कृषि क्षेत्र का विकास कर सकते हैं? ये बड़े बड़े सपने अगर हम देखेंगे तो वो भी संभव है और हम उसको कर सकते हैं। मित्रों, मुझे स्मरण है, हमारे गुजरात के अंदर पानी की बहुत कमी रहती थी। अगर बारिश हुई तब मुश्किल से हमें पानी मिलता था। हमारे पास तो नदियाँ भी नहीं है, एक नर्मदा नदी है, एक तापी नदी है, 365 दिन बहने वाली नदियाँ भी नहीं है। लेकिन हमने जल संचय का अभियान चलाया, हमारे किसानों ने मदद की, हम टेक्नोलॉजी को लाए, आधुनिकता को लाए, विज्ञान को लाए, सॉइल टेस्ट तक हम आगे बढ़े, और आज हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 3% के आगे नहीं जा रहा है। गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ पिछले पूरे एक दशक, पूरे डेकेड 10% से आगे गया है। हमारे किसानों को कितना फायदा हुआ है, गांव को कितना फायदा हुआ है। गांव का किसान अगर सुखी होगा तो गांव की इकोनॉमी बदलेगी, और गांव की अगर खरीद शक्ति बढ़ती है तो पूरा राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। हमने गांव की खरीद शक्ति को, परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किया है, और उसका एक परिणाम आया है कि हमारे गुजरात के अंदर किसानों के द्वारा विकास की यात्रा में एक नया बल मिला है। मित्रों, एक समय ऐसा था हम टूरिज्म के मैप पर कहीं नहीं थे। गुजरातीज आर बेस्ट टूरिस्ट, लेकिन गुजरात वॉज नेवर अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पिछले 4-5 साल से लगातार कोशिश की, दुनिया को गुजरात की ताकत का परिचय करवाना शुरू किया। आज हमारे गिर के शेर देखने के लिए, लायन देखने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं। हमारा कच्छ का रण
कच्छ का रण देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट इन दिनों आ रहे हैं। आप लोग आए हैं तो मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, अगर मौका पड़े तो अभी हमारा रणोत्सव चल रहा है, कच्छ के अंदर रण फेस्टिवल चल रहा है। समय निकाल कर अगर आप हो सके तो रण फेस्टिवल जरूर देखने जाइए। वेबसाइट पर उसकी सारी जानकारी अवेलेबल है। आप देखिए क्या टूरिज्म में डेवलपमेंट हुआ है। पूरे हिंदुस्तान का जो टूरिज्म का ग्रोथ है उससे हम करीब करीब डबल टूरिज्म ग्रोथ कर पाए हैं। और हमें विश्वास है कि हम सर्विस सेक्टर में भी गुजरात अपना लोहा मनवाएगा, स्थिति बदलेगा। मित्रों, एक जमाना था, गुजरात वॉज ए ट्रेडर स्टेट। हम व्यापारी राज्य थे। एक जगह से माल लेते थे, दूसरी जगह पर बेचते थे और बीच में दलाली में जो मिले उससे गुजारा करते थे। यही था हमारा। आज एक ट्रेडर स्टेट एज ए मैन्युफैक्चरर स्टेट बन गया है। हम एशिया का बहुत बड़ा ऑटो हब बने हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं और हमारी युवा पीढ़ी का स्किल डेवलपमेंट करके उनको काम में लगाना चाहते हैं। हम गुजरात के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दे रहे हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड तक सीमित नहीं है, रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तब हम पोर्ट सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात करते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तब गैस ग्रिड की बात करते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम 24/7 365 डेज अनइंटरप्टेड 3 फेज पावर की बात करते हैं। यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के उस नई ऊंचाई और नए मॉडल की और नई आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करना चाहते हैं। हम वो रूटीन पुराने जमाने के रोड कितने हैं, कैसे हैं, वहाँ तक सीमित रह करके काम करने वाले राज्य नहीं है। हम 21वीं सदी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसे काम करें, उस पर हम काम करें। और मुझे गर्व है मित्रों कि गुजरात जैसे जिसके 18,000 गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। मेरे यहाँ रिमोट गाँव के स्कूल में भी इंटरनेट अवेलेबल है और मैं लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन से दूर सुदूर गाँव में भी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये तब संभव हुआ है, अगर मैं पहले बिजली का काम न करता और ला करके कंप्यूटर रख देता तो क्या होता? कुछ नहीं होना था। और मित्रों, आज हिंदुस्तान में गुजरात अकेला राज्य है। भाइयों बहनों, हम अभी एक टेक्सटाइल पॉलिसी लाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे किसान जो पैदावार करता है उसको वैल्यू एडिशन मिलना चाहिए। हम कॉटन ग्रोवर स्टेट बने हैं। 2001-2 में हमारे यहाँ कॉटन प्रोडक्शन 23 लाख बेल्स था। आज इट इज 1 करोड़ 23 लाख बेल्स। कैन यू इमेजिन? 1 करोड़ 23 लाख गांठ कपास पैदा करता है मेरा गुजरात और कपास एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कभी कभी एक्सपोर्ट पॉलिसी बदलते रहने के कारण मेरे किसान को नुकसान हो जाता है, तो हम इस बार टेक्सटाइल पॉलिसी लाए हैं। और मैं आपको भी आग्रह करता हूं, अगर आप बिजनेस की दुनिया में जाना चाहते हैं तो टेक्सटाइल पॉलिसी का अध्ययन कीजिए। और हमारा यहाँ जो कॉटन पैदा होता है उसी के साथ जोड़ करके टेक्सटाइल पॉलिसी ऐसी लाए हैं कि रेडीमेड गारमेंट तक की सारी एक चेन बने और दुनिया के बाजार में हमारा रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, सारे हिंदुस्तान का ध्यान गया है गुजरात के टेक्सटाइल पॉलिसी पर। हिंदुस्तान के कई राज्य जहाँ टेक्सटाइल की दुनिया में अपना लोहा था, वो आज गुजरात के ओर तो मोड़ रहे हैं। और उसका एक कारण है हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी, दूसरा कारण है पावर की अवेलेबिलिटी, तीसरा कारण है मैन पावर। मित्रों, हमें इस बात का गर्व है कि गुजरात के अंदर पीसफुल लेबर का माहौल है। जीरो मैंडेट लॉज है, न कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई तूफान दंगे फिसाद कुछ नहीं है। एक प्यार से लोग मजदूरी करते हैं। मजदूर उनको अपनी रोजी रोटी के लिए जो अधिकार का है वो उसको मिलता है। पूरी फैक्ट्री में पारिवारिक वातावरण है और ये जीरो मैंडेट लॉज के कारण एक नया कल्चर हम प्रस्तावित कर पाए हैं। विकास के लिए जितनी भी बातें आवश्यक है उस पर हमने बल दिया है। हम स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर नौजवान उत्पादन का हिस्सेदार बनना चाहिए। उसके भुजाओं में जो सामर्थ्य है उन सामर्थ्य का उपयोग होना चाहिए। तो मित्रों, गुजरात के विकास की गाथा बहुत लंबी है। मैं आपको अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी जब आप रवि जी को एक सवाल पूछ रहे थे, उसमें ये पूछ रहे थे कि भाई अगला प्रवासी दिवस का फंक्शन गुजरात में हो तो कैसा, आपकी तरफ से सुझाव आया। जो लोग आप में से जयपुर थे उनको मालूम होगा कि मैंने जयपुर में कहा था कि 2015 महात्मा गांधी को
हिंदुस्तान लौट करके आने की शताब्दी का वर्ष है 2015। गांधी पहली बार जब आए थे वापिस अफ्रीका से, उसको 100 साल हो रहे हैं 2015 में। तो मैंने भारत सरकार को रिक्वेस्ट की है कि 2015 की उस शताब्दी को मनाने का कार्यक्रम का अवसर गुजरात को दिया जाए। हम गुजरात में उसके बहुत बड़े आन बान शान के साथ मनाएंगे और हम विश्व भर के हमारे प्रवासी भारतीयों को आग्रह करेंगे कि आइए, क्योंकि ये प्रवासी भारतीय दिवस की डेट जो है वो महात्मा गांधी का हिंदुस्तान आने के साथ जुड़ी हुई है और इसलिए इस डेट का हम महत्व रखते हैं। तो हम 2015 में अगर भारत सरकार अनुमति देगी तो जरूर हम गुजरात में आप सबको निमंत्रण देते हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग गुजरात आना जरूर पसंद करेंगे। गुजरात की हॉस्पिटैलिटी का आनंद आपको भी मिलेगा। लेकिन आप 2015 में जरूर आएँ, लेकिन उसके पहले एक ट्रायल लेने के लिए भी अभी आ जाइए। अभी हमारे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बन जाइए, उसको ज़रा देखिए, फील गुजरात। तो मित्रों, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और फिर एक बार मैं कहता हूँ, आपसे मिलने का मेरा मन हमेशा करता है, आपसे सुनने का, बातें करने का अवसर मिलता है, लेकिन इस बार वो मैं मौका ले नहीं पाया। तो टेक्नोलॉजी की मदद से भी आपके दर्शन कर पाया। आपके और रवि जी के भाषण को भी मैंने सुना, आपके सवालों को भी सुना है और मुझे विश्वास है कि हम सब मिल कर के ये अपनी भारत माता 21वीं सदी का नेतृत्व कैसा करें, अपने अपने राज्य में हम अपना काम कितने अच्छे ढंग से करें, हमारी जिम्मेवारियों को हम अच्छे ढंग से कैसे निभाएं और सबका मिलाकर के जो प्रयास हो उससे हमारा देश कैसे महान बने, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने गुजरात के इस इवेंट में आए, इस इवेंट को आपने सफल बनाया और जैसा अभी मुझे बताया गया कि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ संख्या ज़्यादा है, तो आपने इतने दूर से भी मेरी बात को सराहा है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।